सोचिए, एक किताब, और लिखने वाला कौन? देश के फॉर्मर आर्मी चीफ। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये वो किताब है जिसे सरकार ने 2 साल से, जी हां, पूरे 2 साल से ताले में बंद रखा हुआ है। फिर अचानक इसके कुछ हिस्से लीक हो जाते हैं और बस संसद में मानो भूचाल ही आ जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या लिखा है इस किताब में? हाँ, सवाल बिल्कुल सीधा सा है। इस किताब में आखिर है क्या? वो कौन से राज हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनसे सरकार इतनी बेचैन हो गई है कि एक पूर्व सेना प्रमुख तक की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है? चलिए आज इसी कहानी के पन्नों को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। नहीं, ये लड़ाई है राष्ट्रीय सुरक्षा की, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की, और सबसे बढ़कर सच को सामने लाने की। जैसा कि एक सूत्र ने कहा, ये किताब सरकार के सबसे बड़े दांवों में से एक पर से पर्दा उठा रही है, और इसी वजह से सत्ता के गलियारों में इतनी जबरदस्त हलचल मची हुई है। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव कहाँ होगा? जाहिर है, भारत की संसद। वो जगह जहां इस किताब के सिर्फ चंद पन्नों ने एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल बवंडर खड़ा कर दिया। तो मामला ये है कि देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे एक किताब लिखते हैं, नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। लेकिन मजे की बात यह है कि यह किताब बाजार तक पहुंच ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि अपना रक्षा मंत्रालय इसे पिछले लगभग 2 साल से रिव्यू के नाम पर रोके बैठा है। और देखिए कि घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। 2 फरवरी को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में इसी किताब के कुछ हिस्से पढ़ने से रोक दिया जाता है। बस, फिर क्या था? अगले कुछ दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा चलता है। नतीजा, 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और हद तो तब हो गई जब 5 फरवरी को प्रधानमंत्री का भाषण ही सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टालना पड़ा। मतलब संसद के अंदर एक पूरा ड्रामा चल रहा था। अब इस पूरे हंगामे की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। विपक्ष का कहना था कि ये सब एक सोचा समझा नाटक है ताकि चीन जैसे मुश्किल सवालों से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ सरकार का रुख था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक असली, एक वास्तविक खतरा था और इसीलिए सारे कड़े कदम उठाने जरूरी हो गए थे। तो चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसने इस पूरे राजनीतिक तूफान को हवा दी है। आखिर किताब के अंदर वो कौन से विस्फोटक दावे हैं? उतरते हैं उस रहस्य के केंद्र में। सबसे बड़ा और शायद सबसे सनसनीखेज खुलासा जुड़ा है 21 अगस्त 2020 की रात से। जगह थी पूर्वी लद्दाख की कैलाश रेंज। याद रखिए, ये गैलवान की हिंसक झड़प के कुछ ही महीने बाद का वक्त था। माहौल में जबरदस्त तनाव था। जनरल नरवणे अपनी किताब में जो लिखते हैं वो वाकई चौंकाने वाला है। वो बताते हैं कि उस रात चीनी टैंक्स हमारी तरफ पूर्वी लद्दाख में आगे बढ़ रहे थे। हालात जंग के मुहाने पर खड़े थे। उन्होंने दिल्ली में रक्षा मंत्री को फोन किया और सीधा सवाल पूछा, सर आदेश क्या है? क्या हम फायर कर सकते हैं? और फिर घंटों का तनावपूर्ण इंतजार। जब दोबारा संपर्क हुआ तो दिल्ली से जवाब क्या मिला? जवाब मिला, जो आपको सही लगे वो करें। जनरल नरवणे के मुताबिक इसको फ्री हैंड या खुली छूट देना नहीं कहते। ये तो युद्ध जैसे सबसे बड़े फैसले की जिम्मेदारी से पीछे हटना था। किताब का आरोप बिल्कुल साफ है। उस रात राजनीतिक नेतृत्व ने सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी सेना के कंधों पर डाल दी। और जरा सोचिए, ये उस इमेज के बिल्कुल उलट है जो सरकार हमेशा दिखाती है। एक मजबूत 56 इंच के सीने वाला नेतृत्व जो सेना को खुली छूट देता है। लेकिन ये संस्मरण, ये तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें जिम्मेदारी से बचने, हिचकिचाहट और चीन को रियायतें देने की बातें हैं। किताब में एक और बड़ा खुलासा है और वो है अग्निपथ योजना को लेकर। जनरल नरवणे के मुताबिक सेना का जो ओरिजिनल प्रस्ताव था उसमें सिर्फ 25% सैनिकों को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने इसे पूरी तरह से पलट दिया और 75% सैनिकों को अस्थायी कर दिया। एक ऐसा बदलाव जिससे कथित तौर पर खुद सेना प्रमुख सहमत नहीं थे। तो फिर इतने गंभीर आरोपों पर सरकार का आधिकारिक जवाब क्या था? चलिए अब देखते हैं कि संसद में इस पर क्या कहा गया। रक्षा मंत्री ने संसद में इसके जवाब में 4 बड़ी बातें कहीं। पहली, कि यह संस्मरण ऑथेंटिकेटेड नहीं है, यानी प्रमाणित नहीं है। दूसरी, उनका तर्क था कि भाई अगर इसमें लिखी बातें सच होती तो रक्षा मंत्रालय इसे पब्लिश होने से रोकता ही क्यों। तीसरी बात यह कि किताब को रोका ही इसलिए गया है क्योंकि इसकी बातों में सच्चाई नहीं है। और चौथी और आखिरी बात कि अगर लेखक को लगता है कि वो सच कह रहे हैं तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास है।
सोचिए, जो मंत्रालय किताब की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहा है, वही मंत्रालय इस किताब को पिछले 2 सालों से अपने पास दबाए बैठा है। अब इन घटनाओं को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलना होगा और भारत में मिलिट्री मेमोयर्स यानी सैन्य संस्मरणों के इतिहास को देखना होगा। ये बहुत जरूरी है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2007 में चली, जब यूपीए की सरकार थी, तब मेजर जनरल वीके सिंह ने इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर एक किताब लिखी थी। नतीजा, उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया। और जानते हैं, 19 साल बाद भी वो केस आज तक लटका हुआ है। तो ऐसा लगता है कि सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन असहज करने वाले सच को दबाने की आदत शायद नहीं बदलती। और इस पूरी समस्या की एक बड़ी जड़ ये भी है कि हमारे देश में अमेरिका या ब्रिटेन की तरह कोई फॉर्मल कानून ही नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये तय करे कि कितने साल बाद, 30, 50 या 90 साल बाद कौन सी गोपनीय जानकारी पब्लिक की जा सकती है। और जब तक ये कानूनी धुंधल का रहेगा, तब तक ऐसे विवाद बार बार सामने आते रहेंगे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में जानकारी को कब तक छिपाया जाना चाहिए, और वो महीन, वो बारीक सी रेखा कहाँ है जिसके पार जाने पर ये गोपनीयता असहज करने वाले सच को जनता से छिपाने का एक हथियार बन जाती है। ये एक ऐसी बहस है जो हर लोकतंत्र के लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है।